हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। आइए बात करते हैं कक्षा 7वीं की एनसीईआरटी साइंस की चैप्टर 11। तो यहाँ तक हम लोगों ने दोस्तों पढ़ लिया था कि रक्त पट्टिकाएँ तक यहाँ तक हमने प पढ़ लिया था। इससे पहले डिटेल्स एनालिसिस इसके बारे में पढ़ लिया था अच्छे से। जो रक्त का थका बन जाना, उसमें एक प्रकार का कोशिकाएँ की उपस्थिति के कारण होता है, जिन्हें जिन्हें रक्त पट्टिका या प्लेटलेट्स कहते हैं। कि तो इन सब चीज़ों के बारे में हमने बात कर लिया था दोस्तों कि प्लेटलेट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कि जब भी कि डेंगू मच्छर या काटते डेंगू जिसको हो जाता है दोस्तों, वो प्लेटलेट्स बहुत तेज़ी से गिरने लगते हैं, जिसके कारण वो तो 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 मेन कारण होता है कि दोस्तों, जिसको डेंगू होने के कारण ये प्लेटलेट्स गिरना ये होता है कि आप तो यहाँ तक इसके बारे में बात कर ले कि जो रक्त का थक्का जमता है, जो ये पट्टिकाएँ होती हैं, प्लेटलेट्स होते हैं, इसी कारण वो थक्का जमते हैं। कि रक्त वाहिनियाँ, आइए बात करते हैं रक्त वाहिनियाँ। ये भी पढ़ लिया था मैंने दोस्तों कि रक्त वाहिनियाँ कि शरीर में विभिन्न प्रकार की रक्त वाहिनियाँ होती हैं, जो शरीर को शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती हैं। कि क्या होते हैं दोस्तों कि शरीर में विभिन्न प्रकार के रक्त वाहिनियाँ होते हैं, जो क्या करते हैं, जो रक्त को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाते हैं। आप जानते हैं कि अंतर शोषण के समय ऑक्सीजन की आपूर्ति फेफड़ों फेफड़ों या फुसफुसों भर देता है। कि क्या होता है कि दोस्तों कि जब भी हम लोग क्या कहते हैं कि शरीर में विभिन्न प्रकार की रक्त वाहिनियाँ होती है, जो रक्त एक स्थान दूसरे स्थान ले जाती हैं, और अंतर शोषण के समय ऑक्सीजन की ताज़ा आपूर्ति फेफड़ों को भर देता है। कि रक्त क्या करता है कि दोस्तों कि जो जो हम लोग सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, तो वो फेफड़ों को भर देते हैं। ये रक्त वो फेफड़ों को भी भर देते हैं ऑक्सीजन से दोस्तों। ये रक्त इस ऑक्सीजन का परिवहन शरीर के अन्य भागों में भी करता है। कि क्या करता है कि रक्त क्या करता है, ऑक्सीजन का परिवहन शरीर के अन्य भागों तक भी करता है। साथ ही रक्त और कोशिका से ये क्या करता है कि यहाँ बात करते हैं कि दोस्तों कि क्या बोला गया है कि इसमें कि रक्त ऑक्सीजन का परिवहन शरीर के अन्य भागों में भी करता है। तो रक्त क्या करता है, शरीर का परिवहन अन्य भागों में करता है। साथ ही ये रक्त कोशिका से कार्बन डाइऑक्साइड सहित अन्य अवशिष्ट पदार्थों को भी ले जाता है। कि ये क्या कहते हैं दोस्तों कि रक्त क्या कहते हैं कि कोशिका से कार्बन डाइऑक्साइड सहित अन्य पदार्थों को भी ले जाता है, और इस रक्त को वापस हृदय में भी लाया जाता है। कि फिर पहले क्या कहते हैं कि ये रक्त क्या कहते हैं कि कोशिका से कार्बन डाइऑक्साइड सहित अन्य अवशिष्टों को ले जाता है, और इस रक्त को वापस फिर हृदय में भी लाया जाता है, जहाँ से ये फेफड़ों में जाता है। कि इसमें बोला गया कि जहाँ से फिर ये फेफड़ों में जाता है, फेफड़ों से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। कि ये क्या कहता है ऑक्सीजन कि रक्त क्या कहता है ऑक्सीजन का परिवहन शरीर के अन्य भागों में भी करता है, और साथ ही रक्त कोशिका से कार्बन डाइऑक्साइड सहित अन्य अवशिष्ट पदार्थों को भी ले जाता है। कि कोशिका से कार्बन डाइऑक्साइड और सहित अन्य अवशिष्ट पदार्थ ले जाता है। इस रक्त को वापस फिर हृदय में भी लाया जाता है, कि जहाँ से यह फेफड़ों में जाता है। कि फिर क्या करते हैं दोस्तों, फिर हृदय में लाया जाता है, फिर हृदय से क्या करता है, वो फेफड़ों में जाता है, फेफड़ों से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है। ये क्या करते हैं कि पहले हृदय में जाता है, फिर हृदय से फेफड़ों में लाया जाता है, फिर फेफड़ों से क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। जैसा कि आपने अध्याय 10 में पढ़ा है कि इस प्रकार शरीर में 2 प्रकार की रक्त वाहिनियाँ पाई जाती हैं। कि शरीर में 2 प्रकार की रक्त वाहिनियाँ पाई जाती है। पहला एन धमनी और दूसरा शिरा। ये चित्र 11.1 में दिखाए गए हैं कि दोस्तों कि चित्र कलाई पर नारी स्पर्म को अनुभव करते हुए, जिसे चित्र 11.1 में हमने देख लिया था दोस्तों। कि ये चित्र 11.1 में यहाँ देखिए इसमें दिखाए गए हैं कि जो लाल रंग का जो उसे धमनियाँ दिखाई दिया गया है। इससे पहले बात कर लिया था दोस्तों, जो लाल रंग का दिखाई दिया देते हैं उसको धमनियाँ कहते हैं, जो नीले रंग का दिखाई देते हैं उसको शिराएँ कहते हैं। ये शिराएँ हो गया, जो लाल रंग का दिखाई ये धमनियाँ हो गया। इससे पहले क्लास में मैं इस चीज़ के बारे में डिस्कस कर लिया था दोस्तों। कि आइए बात करते हैं आगे कि इस प्रकार 2 प्रकार की रक्त वाहिनियाँ पाई जाती हैं, एक एन धमनी, एक धमनी और शिरा। जिस चित्र 11.3 में आइए जानते हैं कि धमनियाँ क्या होते हैं। कि धमनियाँ इसके बारे में भी पढ़ लिया था दोस्तों, धमनियाँ और शिरा के बारे में पिछले क्लास में अच्छी तरह से पढ़ लिया था। कि आइए और दोबारा से रिवीजन कर लेते हैं कि धमनियाँ क्या होते हैं। कि धमनियाँ हृदय से ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को क्या कहते हैं, शरीर से सभी भागों में ले जाता है। कि दोस्तों की धमनियाँ का काम होता है कि शुद्ध ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाता है। चूंकि रक्त प्रवाह तेजी से और अधिक दाब पर होता है। कि धमनियाँ के अंदर क्या होता है कि दोस्तों कि रक्त का प्रवाह बहुत तेजी से और अधिक दाब पर होता है। अतः धमनियाँ की भित्ति मोटी होती है दोस्तों। इसे पिछले क्लास में मैंने डिस्कस अच्छी तरह से कर लिया कि धमनियाँ की दीवार मोटी क्यों होती है, क्योंकि रक्त का प्रवाह और दाब के कारण दाब अधिक होता है, जो क्या करता है कि हृदय से ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाता है। और उसमें दोस्तों की क्या कहते हैं, धमनियाँ के में अधिक दबाव और अधिक प्रभाव और तेजी से दबाव पड़ने के कारण इसकी धमनियाँ की दीवारें अधिक मोटी होती है। यदि मोटी नहीं होगी दोस्तों तो ये फट जाएगा इसकी धमनियाँ, क्योंकि अधिक दाब और प्रवाह होते हैं। क्योंकि हृदय जब भी पंप करते हैं अधिक दाब या प्रवाह होते हैं, कि जिसके कारण ये ऐसे होते हैं कि दोस्तों मोटी अवस्थाएं पाई जाती है। मोटी की धमनियाँ की दीवारें या भित्तियाँ मोटी पतिया अवस्था में होती हैं। आइए हम धमनियाँ से रक्त के प्रवाह का अनुभव करते हैं। कि हम धमनियाँ से रक्त के प्रवाह का अनुभव करने के लिए एक क्रियाकलाप करते हैं। कि क्रियाकलाप भी हमने पढ़ लिया दोस्तों। इस क्रियाकलाप भी पिछले क्लास में हमने अच्छी तरह से पढ़ लिया। आइए पढ़ते हैं, दोबारा से रिवीजन हो जाएंगे दोस्तों दिविजा से। तो दोबारा से पढ़ते हैं कि क्या बोला गया क्रियाकलाप 11.1 कि अपने दाहिने या दक्षिण हाथ की मध्य या तर्जन उंगली को अपने
अपने बाएं और वाम कलाई के भीतर भाग पर रखिए और चित्र 11.2 में क्या आपको कई स्पंदन या गति धक धक महसूस होते हैं कि दोस्तों ये हम अपने शरीर के अनुभवों भी महसूस कर सकते हैं कि जैसे एक हाथ के मध्य में यदि अपनी उंगलियों को बीच में रखते हैं तो उसमें स्पंदन का अनुभव करते हैं, या शरीर के अनुभागों में भी ऐसा महसूस होता है दोस्तों, आप महसूस कर सकते हैं। तो ये स्पंदन या नाड़ी स्पंद करते हैं, नब्ज कहला जो नाड़ी स्पंद करते हैं उसी को नब्ज कहलाता है दोस्तों। कि हमने ये शरीर के अनुभागों में ऐसा कर सकते हैं, प्रयोग सकते हैं, इससे जान सकते हैं कि दोस्तों कि किस तरह से हमारे शरीर में कि ये धमनिया में प्रवाह हो रहे रक्त के कारण होता है। कि दोस्तों जब भी धमनिया में जो प्रवाह होते हैं कि धमनिया दोस्तों जैसे कि बहुत ही मोटी ये होते हैं, दीवारें होते हैं उसके और धमनियाँ होते हैं कि जिसके कारण ये मेन धमनियाँ होते हैं जिससे रक्त प्रवाह होते हैं, नाड़ी उसी से होकर फिर बहुत तेजी से रक्त प्रवाह होते हैं, धक धक महसूस होते हैं, आवाज़ स्पंद करते हैं, नाड़ी स्पंद करते हैं, जिससे नब्ज कहलाता है। ये धमनियाँ प्रभावित रक्त के कारण ही होते हैं, जो प्रभावित बहुत तेजी और दाब के कारण जो प्रवाह होते हैं रक्त धमनिया में दोस्तों बहुत तेजी से और दाब के कारण रक्त प्रवाह होते हैं, इसी कारण वो स्पंदन करते हैं, धक धक महसूस होते हैं, उसी कारण ये नाड़ी स्पंद करते हैं कि बहुत दाब और बहुत प्रेशर और तेजी गति से करते हैं। देखते हैं कि एक मिनट में कितनी बार स्पंदन होता है, कि एक मिनट आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, कितनी बार स्पंदन होता है कि आपने कितने नाड़ी स्पंद गिने। कि बोला कि एक मिनट में स्पंद कीजिए, प्रति मिनट स्पंद की संख्या स्पंदन दर कहलाती है। कि विश्राम की अवस्था में किसी भी व्यक्ति की स्पंदन दर समांतर 72 से 80 किलो, ये पिछले क्लास में भी डिस्कस कर लिया था दोस्तों। जब भी विश्राम की अवस्था में होते हैं तो व्यक्ति एक स्वस्थ व्यक्ति का स्पंदन दर एक मिनट में कितना होता है कि प्रति मिनट होता है दोस्तों 72 से 80 स्पंदन प्रति मिनट होती है। अपने शरीर में अन्य भागों का भी पता लगाएगा क्योंकि बोला कि इससे शरीर में भागों का भी पता लग जाएगा। जहाँ आप नाड़ी स्पंदन को अनुभव कर सकते हैं, कि बोला कि आप जहाँ आप नाड़ी स्पंदन को अनुभव कर सकते हैं कि अपने सहपाठियों की प्रति मिनट नाड़ी स्पंदन दर ज्ञात कीजिए। कि अपने द्वारा प्राप्त आंकड़ों की तुलना ज्ञात कीजिए। उन्हें सारणी 11.1 में लिखिए कि सारणी 11.1 नाड़ी स्पंदन दर प्रति मिनट। वे रक्त वाहिनियां जो कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों में वापस हृदय में ले जाता है, जिसे शिराएं कहते हैं। कि दोस्तों क्या कहते हैं कि शिराएं इसे कहते हैं जो तो फिर जो पहले दोस्तों की क्या कहता है कि जो धमनियां क्या कहता है कि हृदय से ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को क्या कहते हैं कि वो शरीर के अन्य भागों तक ले जाता है। कि धमनिया के बारे में हमने दोस्तों की पढ़ लिया कि क्या कहते हैं धमनिया क्या कहते हैं हृदय से ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाता है कि धमनिया, और फिर वापस क्या कहते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को फिर वापस हृदय में ले आता है दोस्तों। तो शिराएं क्या कहते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध ऑक्सीजन को फिर हृदय में ले आता है, तो जिसे शिराएं कहते हैं कि शिराएं ये रक्त वाहिनी क्या कहते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न भागों से फिर वापस हृदय में ले आते हैं, जिसे शिराएं कहते हैं। शिराएं की भित्तियां अपेक्षाकृत पतली होती हैं कि धमनिया का जो भित्ति होती है दोस्तों मोटी होती है, उसमें वो ऑक्सीजन समृद्ध की रक्त को ले जाता है, जिसके कारण वो हृदय से ले जाते हैं दोस्तों। हृदय पंप करते हैं अधिक तेज और दाब के कारण हृदय से के अधिक के कारण, जिसके धमनिया के भित्तियां क्या होते हैं मोटी होते हैं अपेक्षाकृत किसके शिराएं की धमनियां पतली होते हैं। शिराएं में ऐसे बल्ब होते हैं, बोला गया कि शिराएं में ऐसे बल्ब होते हैं। यहाँ चित्र में देख लिया था मैंने दोस्तों, यहाँ धमनियां ये दिखाई दी हैं, ये धमनियां दिखाई दी हैं, ये शिराएं दिखाई, ये दोस्तों दिखाई, ये मोटी दीवारें हैं, ये पतली दीवारें दिखाई दे रही हैं। कि धमनिया की मोटी दीवारें होते हैं, यहाँ ये पतली दीवारें होती हैं इसमें दिखाई गए कि इसमें क्या करते हैं हृदय से ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को फेफड़ों में ले जाते हैं दोस्तों, फेफड़ों में ले जाते हैं, फिर वापस क्या करते हैं ये वापस फेफड़ों से हृदय में आते हैं। कि शिराएं क्या करती है कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को फिर हृदय में ले आते हैं। कि ये यहाँ तक हमने पढ़ लिया था दोस्तों परिसंचरण तंत्र का व्यवस्था, इसी को परिसंचरण तंत्र कहलाता है दोस्तों। यही कि शिराओं में ऐसे बल्ब होते हैं जो रक्त को केवल हृदय की ओर ही प्रभावित होते हैं। कि दोस्तों क्या बोला गया कि शिराओं में एक बल्ब होते हैं जो रक्त को केवल हृदय में ही प्रभावित करते हैं। जैसे चित्र 11.3 में आइए देखते हैं, चित्र 11.3 में देख दोस्तों दिखाए गए हैं कि जो ऐसे बल्ब लगे रहते हैं। केशिकाएं ये हो गया दोस्तों, इसको ये केशिकाएं हो गया, ये फुफ्फुस शिरा हो गया, ये फुफ्फुस धमनी हो गया दोस्तों, ये फुफ्फुस धमनी हो गया, ये फुफ्फुस शिरा हो गया। कि चित्र 11.3 में परिसंचरण तंत्र का व्यवस्था ये चित्र में दिखाए गए हैं। कि आई जानते हैं कि इसके और इसके बारे में कि आपको धमनियां अन्य छोटी छोटी वाहिनियों से विभाजित होती है। कि क्या बोला गया कि दोस्तों धमनियां होते हैं ना छोटी छोटी वाहिनियों से भी विभाजित होती हुई दिखाई देती है। कि क्या होते हैं कि धमनियां अन्य छोटी छोटी वाहिनियों में विभाजित होती हुई दिखाई देती है। ऊतकों में पहुंचकर वे पुनः अत्यधिक पतली नालिका में विभाजित होती हैं। कि क्या होता है कि दोस्तों कि आप धमनियां अन्य छोटी छोटी वाहिनियों में विभाजित होती हुई दिखाई देती हैं, और ऊतकों में पहुंचकर वे पुनः अत्यधिक पतली नालिका में विभाजित हो जाती हैं। कि ऊतकों में पतली नाली विभाजित होते हैं, जिन्हें कोशिकाएं कहते हैं। कि क्या होते हैं कि दोस्तों कि अब धमनियां अन्य छोटी छोटी वाहिनियों में विभाजित होती हुई दिखाई देती हैं। उनको पहुंचकर वे पुनः अत्यधिक पतली नालिका में विभाजित हो जाती है, जिसे कोशिकाएं कहते हैं। यहाँ देखो दोस्तों, यहाँ दिखाई दिया गया है कि दोस्तों कि
ये धमनियाँ क्या कहते हैं, यहाँ देखो दोस्तों पतली पतली नालिका में ये विभाजित हो गए हैं कि इसी को केशिकाएं कहते हैं कि धमनियाँ क्या कहते हैं, पतली पतली ये नालिका में ये दिखाई गए कि ये छोटी जिसे केशिकाएं कहते हैं, ये केशिकाएं ऊतक में विभाजित हो जाती है दोस्तों। यहाँ इसमें बोला गया है कि क्या कि ये छोटी छोटी वाहिनियां विभाजित होती दिखाई देते हैं, ऊतकों में पहुंचकर वे पुनः अत्यधिक पतली नालिका में विभाजित हो जाती है। ये बोलता है ये ऊतकों में पहुंचकर कि पतली नालिका में विभाजित हो जाएगा, इसी को बोला गया कि दोस्तों कि इसमें ये ऊतकों में पहुंचकर ये पतली नालिका में विभाजित हो जाती है, जिसे केशिकाएं कहते हैं कि ये ऊतकों में पहुंचकर वे पुनः अत्यधिक पतली नालिका में विभाजित हो जाते हैं, जिन्हें केशिकाएं कहते हैं। केशिकाएं पुनः मिलकर शिराएं का बनाती हैं। कि ये केशिकाएं फिर पुनः मिलकर क्या करते हैं दोस्तों कि ये क्या कहते हैं दोस्तों, ये धमनियां क्या कहते हैं कि क्या कहते हैं कि धमनियां छोटे छोटे वाहिनियों में विभाजित हो जाते हैं। ये धमनियां क्या करते हैं दोस्तों, छोटे छोटे वाहिनियों में विभाजित हो जाते हैं और ऊतकों में पहुंचकर वो पुनः पतली नालिका में विभाजित होते हैं। कि ये धमनियां दोस्तों, ये धमनियां देखिए ये पतली वाहिनियां में विभाजित हो जाते हैं जहाँ ये पुनः ऊतकों में भी विभाजित हो जाते हैं। ये पुनः इसमें क्या बोला गया है कि ये पुनः छोटे वाहिनियां विभाजित होते हैं, ऊतकों में पहुंचकर वे पुनः अत्यधिक पतली नालिका में विभाजित हो जाते हैं। कि वो क्या कहते हैं कि ऊतकों में पहुंचकर ये ऊतकों में पहुंचकर पतली नालिका में विभाजित होती है। सबसे पहले धमनियां कई वाहिनियों में विभाजित हो जाती है दोस्तों, और ये पुनः पतली ऊतकों में पहुंचकर वे पुनः केशिकाएं बनाती हैं। कि दोस्तों तो यही फिर क्या कहते हैं कि दोस्तों कि यही बोला गया कि ऊतकों में पहुंचकर पुनः अत्यधिक पतली नालिका में विभाजित हो जाती है, जिन्हें केशिकाएं कहते हैं। और केशिकाएं पुनः मिलकर शिराओं को भी बनाती हैं। कि यही केशिकाएं पुनः मिलकर क्या करती है दोस्तों, देखो आगे ये शिराएं, ये केशिकाएं क्या करते हैं, आगे ये शिराएं बना दिया, ये शिराएं आगे मिलकर ये केशिकाएं पुनः शिराएं बना दिया। यही बोला गया है कि आगे कि केशिकाएं पुनः मिलकर शिराएं को बनाती है, जो रक्त को हृदय में ले जाते हैं। कि यही फिर दोबारा रक्त को क्या करते हैं दोस्तों कि हृदय में ले जाते हैं। कि ये केशिकाएं फिर शिराएं बनती हैं, यही केशिकाएं जो पतली ऊतकों में विभाजित होती हैं, ये केशिकाएं मिलकर शिराएं बनते हैं, जो रक्त को क्या करते हैं फिर दोबारा हृदय में ले जाते हैं दोस्तों। कि आइए आगे बात करते हैं कि क्या बोला गया है कि पहली जो रक्त को हृदय में ले जाती है। यहाँ तक बात कर लें कि पहली बुझो क्या करते हैं कि जैसे मैं चित्र 11.3 में देखकर भ्रमित हूँ कि मैंने पढ़ा था कि धमनी सदैव ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को ही ले जाती है। कि हमने अब तक पढ़ लिया था कि दोस्तों धमनियां क्या करते हैं कि केवल सिर्फ ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को ही ले जाते हैं। पहले क्या बोला गया कि दोस्तों पहले क्या कर रही कि पहले ने समझाया कि फुफ्फुस धमनियां, ये फुफ्फुस धमनियां दोस्तों यहाँ देखिए उसको याद है, ये फुफ्फुस धमनियां ये क्या करते हैं, ये पहले क्या करते हैं कि जो पहले कहते हैं कि फुफ्फुस धमनी हृदय से रक्त को ले जाती हैं। फुफ्फुस धमनियां क्या करती है दोस्तों, हृदय से, ये फुफ्फुस धमनियां क्या करती है हृदय से रक्त को ले जाती है। और इसलिए इसे शिरा नहीं बल्कि धमनी कहते हैं। कि ये फुफ्फुस धमनियां क्या कहते हैं कि हृदय से रक्त को ले जाती है, ये हृदय से रक्त को ले जाती हैं, इसलिए इसे शिरा नहीं ये धमनियां कहते हैं। जो धमनियां क्या करती है दोस्तों, हृदय से रक्त को ले जाते हैं। फुफ्फुस धमनी हृदय से रक्त को ले जाते हैं, जिसे धमनियां कहते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को फेफड़ों में ले जाते हैं। ये क्या करते हैं दोस्तों कि धमनियां क्या करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को फेफड़ों में ले जाते हैं। इसको फेफड़ों में ले जाते हैं दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को फेफड़ों में ले जाती है। ये धमनियां क्या करते हैं। और फुफ्फुस शिराएं क्या करते हैं, तो फुफ्फुस शिराएं क्या करते हैं कि शुद्ध कि ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को फेफड़ों से हृदय में ले जाते हैं। कि ये मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट, इसको समझते हैं कि दोस्तों कि इसमें क्या कहते हैं कि बताया गया कि फुफ्फुस धमनियां फुफ्फुस धमनियां जो हृदय रक्त को ले जाते हैं, जो क्या कहते हैं हृदय से रक्त को ले जाते हैं, इसलिए इसे शिरा नहीं बल्कि धमनियां कहते हैं। कि इससे पहले हमने पढ़ा था कि धमनियां क्या कहते हैं ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को ही ले जाते हैं। लेकिन पहले ने समझाया उसको कि फुफ्फुस धमनियां हृदय से रक्त को ले जाती हैं। ये फुफ्फुस धमनियां क्या कहते हैं हृदय से रक्त को ले जाती है, तो जिसे शिरानी धमनियां कहते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को क्या करते हैं फेफड़ों में ले जाते हैं। कि ये फुफ्फुस धमनियां क्या कहते हैं दोस्तों कि कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को क्या करते हैं इस फेफड़ों में ले जाते हैं। और फेफड़ों से ये शुद्ध ऑक्सीजन शिराएं क्या कहते हैं शुद्ध ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को फुफ्फुस शिराएं क्या कहते हैं को फेफड़ों से हृदय में ले जाते हैं। कि दोस्तों ये क्या करते हैं, इसको समझते हैं, अच्छे से समझते हैं कि दोस्तों कि फुफ्फुस धमनियां क्या करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को क्या करते हैं फेफड़ों में ले जाते हैं। और फिर इस फेफड़ों से के शिराएं क्या करते हैं कि शुद्ध ऑक्सीजन समृद्ध को हृदय में ले जाते हैं। कि दोस्तों तो फुफ्फुस शिराएं के काम क्या होते हैं कि वो शुद्ध ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को हृदय में वो ले जाते हैं। और फुफ्फुस धमनियां क्या करते हैं कि हृदय से फेफड़ों में क्या करते हैं हृदय से फेफड़ों में कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को ले जाते हैं। और फिर इसी फेफड़ों से शिराएं क्या करती है ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को फिर दोबारा हृदय में ले जाती हैं। कि इसको याद रखना, ये मैकेनिज्म चलते रहते हैं, ये चलते रहता है दोस्तों। ये
ऐसा इसको याद रखना दोस्तों, इस मैकेनिज्म को इसको फुफ्फुस धमनियाँ क्या कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध। तो इससे पहले हमने पढ़ा था कि धमनियाँ क्या कहते हैं, शुद्ध ऑक्सीजन समृद्ध ऑक्सीजन को ही ले जाते हैं कि लेकिन जब फेफड़ों में फुफ्फुस धमनियाँ फेफड़ों में जब रक्त को ले जाते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त होते हैं। जब फिर फेफड़ों से फुफ्फुस शिराएँ क्या करती है, जब हृदय में लाती है तो ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को क्या कहते हैं, वो फेफड़ों से हृदय में लाती है। आइए पढ़ते हैं हृदय के बारे में, पढ़ते हैं और अच्छा से पढ़ते हैं कि दोस्तों एक चीज़ कन्फ्यूज मत होना। यहाँ बोला गया है कि ये पहले क्या बोला गया है कि यहाँ कि चित्र 11 हमने देखकर मैं भ्रमित हो तो मैंने पढ़ा था कि धमनी सदैव ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को ही ले जाती है। धमनी समृद्ध उसमें पढ़ा थे सदैव, लेकिन पहले ने समझाया कि फुफ्फुस धमनी हृदय से रक्त को ले जाते हैं। कि क्या कहते हैं, फुफ्फुस धमनी क्या करते हैं, हृदय से रक्त को ले जाती है, इसलिए इसे शिरा नहीं बल्कि धमनी कहते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को ही फेफड़ों में ले जाती है और फुफ्फुस शिराएँ ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को फिर दोबारा हृदय में ले जाती हैं। आइए हृदय के बारे में समझते हैं। हृदय बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसके बारे में समझते हैं कि हृदय वो अंग है कि जो रक्त द्वारा पदार्थों के परिवहन के लिए पंप के रूप में कार्य करता है। कि दोस्तों हृदय में पंप होते हैं और प्रेशर के कारण होते हैं कि हृदय वो अंग है जो रक्त द्वारा पदार्थों के परिवहन के लिए पंप के रूप में कार्य करता है। कि ये क्या कहते हैं दोस्तों, तो रक्त को ही ले जाते हैं। रक्त द्वारा क्या होता है, पदार्थों के परिवहन के लिए ये पंप के रूप में कार्य करते हैं। कि ये रक्त द्वारा ही क्या करते हैं, जिसको इसको यदि हृदय को रक्त नहीं मिलेगा दोस्तों तो ये परिवहन नहीं कर पाएगा, ये पदार्थों का परिवहन नहीं कर पाता है। जो क्या कहते हैं, हृदय क्या कहते हैं, जो रक्त द्वारा ही क्या करते हैं दोस्तों, ये पदार्थों को परिवहन के लिए पंप के रूप में कार्य करते हैं। तो इसको दोस्तों इसको एक तरह से कह सकते हैं कि ये हृदय मशीन है, ये उसका ईंधन के रूप में ये रक्त को प्रयोग करते हैं दोस्तों। इसको यदि रक्त नहीं मिलेगा हृदय को तो ये पदार्थों को परिवहन के लिए ये पंप के रूप में ये पदार्थों का परिवहन नहीं कर पाएगा। कि इस तरह के दोस्तों रक्त द्वारा ही ये हृदय काम करते हैं, या रक्त नहीं मिलेगा हृदय को, ये काम करना बंद कर देंगे। ये निरंतर धड़कते रहता है दोस्तों। तो ये हृदय क्या करता है, निरंतर धड़कते रहता है। यह एक ऐसी पंप कल्पना कीजिए कि जो वर्षों तक बिना रुके कार्य करता रहता है। कि दोस्तों ये बिना रुके वर्षों तक, जब तक आदमी जिंदा रहता है तो दोस्तों तब तक ये पंप करते रहता है। अब दोस्तों कल्पना कीजिए अब ये किस तरह से ये पंप ये वर्षों बिना रुके कार्य करते रहता है दोस्तों। ये बिल्कुल असंभव प्रतीत होता है, लेकिन फिर भी हृदय जीवन पर्यंत बिना रुके रक्त को पंप करते रहता है दोस्तों। जब तक जीवन जीते हैं आदमी तब तक ये रक्त को पंप करते रहते हैं दोस्तों। तो लेकिन ये असंभव है, ये बिल्कुल असंभव है, लेकिन फिर भी ये हमारा हृदय जीवन पर्यंत बिना रुके रक्त को पंप करते रहते हैं दोस्तों। तो कितनी इंटरेस्टिंग है, कितनी अच्छी बात है कि दोस्तों जब तक हम जिंदा है तब तक पंप करते रहते हैं। कितनी आश्चर्यजनक बात है दोस्तों, ये बिल्कुल असंभव प्रतीत होता है होने की बात है कि बिना रुके ये रक्त को पंप करने का कार्य करता है। आइए हम हृदय के बारे में कुछ और जानकारी प्राप्त करते हैं। हृदय के बारे में और जानकारी प्राप्त करते हैं कि हृदय वक्ष गुहा में स्थित होता है। कि इसमें क्या बोला है कि हृदय कैसा होता है दोस्तों, हमारे वक्ष गुहा में कि जो पसलियाँ होते हैं दोस्तों, जो पसलियों के अंदर वक्ष गुहा होते हैं, उसी वक्ष गुहा में क्या होते हैं, हृदय स्थित होते हैं। तो इससे पहले हमने पढ़ लिया था, जिसका निचला सिरा थोड़ी बाईं और झुका रहता है। कि इसमें क्या बोला कि जिसका निचला सिरा क्या होता है, जिसका निचला सिरा थोड़ी बाईं और झुका रहता है दोस्तों। यहाँ देखो दिखा कि जिसका निचला सिरा थोड़ा बाईं और ये झुका रहता है। इसमें यही देखिए मानव हाथ हृदय को दिखाया गया है कि जिसका पिछला सिरा थोड़ी बाईं ओर झुका रहता है। जैसे चित्र 11.1 में अपने उंगलियों के भीतर भी मुड़कर मुट्ठी बना लीजिए। ये हमने पढ़ लिया था कि दोस्तों कि जिसका निचला सिरा बाईं ओर झुका, चित्र 11.1 में बोला गया कि अपनी उंगलियों के भीतर भी मोड़कर मुट्ठी बना लीजिए और अपने हृदय का ओम साइज लगभग अपनी उंगली के बराबर बनाइए। इसमें क्या बोला गया कि चित्र 11.1 में कि चित्र 11.1 पहले कि इसमें क्या बोला गया दोस्तों, जैसे आप अपने उंगली से भी कि हृदय को बना सकते हैं। कि इसने बोला कि आप अपनी उंगली के भीतर को भी मोड़कर मुट्ठी बना लीजिए और आपके हृदय का वार्म अप साइज लगभग आपकी मुट्ठी के बराबर ही हो जाएगा। बोलता है कि आपकी 5 उंगलियां है आपके हाथ में, आप उस उंगली को मोड़कर मुट्ठी बना लीजिए और उसी को वार्म अप साइज के लगभग आपकी मुट्ठी के बराबर ही हृदय बना लेने के लिए। कि आगे जानते हैं कि जरा सोचिए यदि हृदय में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन से समृद्ध रक्त परस्पर मिल जाए। इसमें क्या बोला गया कि जरा सोचिए यदि हृदय में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन से समृद्ध रक्त परस्पर मिल जाए तो क्या होगा। इसमें कि क्या बोला गया कि जैसे फुफ्फुस धमनियाँ क्या करते हैं, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध ऑक्सीजन को ले जाता है। तो इसमें क्या बोला गया है कि यदि हृदय में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन समृद्ध रक्त परस्पर मिल जाए तो क्या होगा। यदि दोनों रक्त मिल जाए तो ऐसा क्या होगा। तो इसमें बोला गया तो ऐसी उत्पन्न न होने देने के लिए हृदय 4 कक्षों में बंटा होता है। कि दोस्तों हृदय में 4 चैम्बर होते हैं दोस्तों। कि यदि ऐसा नहीं होने देने के लिए ये 4 चैम्बर होते हैं हृदय में। कि जैसे हृदय में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन समृद्ध रक्त परस्पर नहीं मिल पाते दोस्तों, यदि मिल जाए तो बहुत ही प्रॉब्लम आ सकते हैं दोस्तों आदमी नहीं। तो इसके लिए 4 चैम्बर बनाया गया कि इसमें दोस्तों देखिए ये 4 चैम्बर हैं हृदय के दोस्तों। कि पहला चैम्बर ये हो गया,
ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया दोस्तों। इसमें ये 4 चैम्बर होते हैं दोस्तों, कि इसमें ये बोला गया है कि इसमें देखो दोस्तों कि इसमें इसमें ऐसा मैकेनिज्म है कि दोस्तों कि ये वाला नली है ना दोस्तों, कि ये वाला नली, ये वाला, ये पीछे से ये खोलते, ये वाला नली और ये अंदर की ओर होते हैं कि दोस्तों। तो इसमें इसका मैकेनिज्म समझेंगे दोस्तों, कि इसके बारे में और पढ़ेंगे कि ये इसके पार्ट के बारे में पढ़े चलेंगे। ये महाशिरा हो गया दोस्तों, ये शिराएँ हो गया, और कि ये धमनियाँ हो गया दोस्तों, ये धमनियाँ हो गया, और ये फुफ्फुस धमनियाँ हो गया, फुफ्फुस धमनियाँ हो गया दोस्तों, कि इसको ये महाशिरा हो गया, देख लिया, ये फुफ्फुस शिरा हो गया, ये दिखाए, ये बायां अलिंद हो गया दोस्तों, इसको याद रखना। ये दायां अलिंद हो गया दोस्तों, कि और ये कक्षाओं के बीच वाला विभाजन दीवार है, ये कक्षाओं के बीच वाला विभाजन दीवार है, कि ये शिराएँ हो गया, ये धमनियाँ वाला हो गया, धमनियाँ वाला लाल रक्त होता है, शिराएँ में ये नीले रंग के होते हैं। कि ये दायां अलिंद हो गया दोस्तों, ये दायां अलिंद हो गया, ये बायां अलिंद हो गया, बायां निलय हो गया, सॉरी, ये दायां निलय हो गया, ये बायां निलय हो गया। कि आइए, तो इसी के ये मानव हृदय का काट चित्र है, इसको दोस्तों बनाना, इसको बनाने से होता है, बहुत ही समझ में आ जाएगा दोस्तों, कि महाशिरा महाशिरा ये हो गया दोस्तों, ये महाशिरा हो गया, ये महाधमनियाँ हो गया दोस्तों। कि और कि इसमें बोला गया है कि ये क्या होते हैं दोस्तों, ये फुफ्फुस धमनी होते हैं, ये फुफ्फुस शिरा होते हैं, नीचे वाला शिरा होते हैं। आइए हम बात करते हैं कि इसमें देखिए दोस्तों, इसमें फुफ्फुस, इसमें देखो दोस्तों, ये फुफ्फुस शिराएँ दिखाए गए हैं, फुफ्फुस शिरा ये दिखाए गए हैं, ये फुफ्फुस शिरा ये हो गया, ये फुफ्फुस धमनियाँ ये हो गया। इसमें कहाँ दिखाए गए दोस्तों, कि फुफ्फुस शिराएँ धमनियाँ कहाँ दिखाई गए, इसमें देखो दोस्तों, फुफ्फुस धमनियाँ ये हो गया आपको, ये फुफ्फुस धमनियाँ ये हो गया, और फुफ्फुस शिराएँ ये हो गया आपको दोस्तों। कि ये पीछे से जुड़ा हुआ रहता है दोस्तों, कि आप जब भी हार्ट का इसमें देखना, कि आप इसका चित्र बनाना और अच्छे से समझ में आ जाएगा दोस्तों। कि महाशिरा और महाधमनियाँ आपने इसको याद रखना है, चित्र बना लेना, उसे अच्छी तरह से याद हो जाएगा दोस्तों। इससे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। कि आइए आगे बात करते हैं कि दायां अलिंद और बायां अलिंद के बारे में पढ़ लिया, और ये ऊपर वाला दोस्तों भाग, ये अलिंद हो गया, दायां अलिंद, ये बायां अलिंद हो गया। कि बायां अलिंद तो दोस्तों हमारे बाएं साइड के हाथ, जैसे लेफ्ट हैंड साइड होते हैं, उसी की तो ये बायां अलिंद होते हैं। बायां अलिंद कहाँ होते हैं दोस्तों, लेफ्ट हैंड साइड, हमारा हाथ का जो लेफ्ट हैंड साइड है ना, दोस्तों बायां हाथ जो होता है ना दोस्तों, उसी तरफ ये बायां अलिंद होते हैं, इसको याद रखना। ये बायां अलिंद कहाँ होते हैं, कि बायां अलिंद कहाँ होते हैं दोस्तों, जैसे हमारे बाएं हाथ होते हैं, तो बाएं हाथ में ये बाएं साइड में जो होते हैं हाथ, वही बायां अलिंद हो गया। ये दायां अलिंद हो गया, जैसे हमारे राइट हैंड साइड जो दाहिना भाग होते हैं, दाहिना हाथ होते हैं, वही दायां अलिंद होते हैं, उसी साइड में होता है दायां अलिंद होते हैं। कि इसमें दायां निलय भी दिखाए गए हैं, कि ये दायां निलय और बायां निलय भी दिखाए गए हैं कि दोस्तों, कि हमारा जो बायां अलिंद और बायां निलय जो होते हैं दोस्तों, कि क्या होते हैं कि दोस्तों, कि ये हमारा बाएं हाथ जो होता है ना, तो बाएं हाथ तरफ होता है बायां अलिंद और बायां निलय, और दायां अलिंद और दायां निलय कहाँ होते हैं दोस्तों, जो हमारे राइट हैंड साइड है ना, जो दाहिने हाथ उस साइड ये होते हैं, इसको याद रखना। कि आइए और बात करते हैं कि इसमें क्या बोला गया है, कि निचला हिस्सा थोड़ी बाईं ओर झुका रहता है, जिस चित्र 11.1 में हमने देख लिया था दोस्तों। तो अपनी उंगलियों को मोड़ कर बोला गया इसी मापन के, तो इसमें क्या आगे पढ़ते हैं कि बोला गया, जरा सोचिए, यदि हृदय में कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से समृद्ध रक्त परस्पर मिल जाए तो क्या होगा। या ऐसे उत्पन्न न होने देने के लिए ये 4 चैम्बर होते हैं दोस्तों, कि जब भी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन परस्पर नहीं मिले, इसी के लिए 4 चैम्बर बनाए गए हैं दोस्तों, ताकि ये नहीं मिल पाए। ऐसा होता है कि इसमें क्या बोला गया है कि दोस्तों, कि ऊपरी 2 कक्ष होता है ना, अलिंद कहलाते हैं दोस्तों। ऊपरी दो कक्ष ये दोस्तों, ऊपरी 2 कक्ष अलिंद कहलाते हैं, ये वाला और ये वाला दोस्तों। ये ऊपरी 2 कक्ष अलिंद कहलाते हैं, और निचले 2 कक्ष ये और ये निलय कहलाते हैं। तो ऊपरी 2 कक्ष अलिंद कहलाते हैं, नीचे 2 कक्ष निलय कहलाते हैं। कि इसमें बोला गया ऊपरी 2 कक्ष अलिंद कहलाते हैं, निचले 2 कक्ष निलय कहलाते हैं। जैसे चित्र 11.4 में हमें देख लिया था दोस्तों, कि ये 2 कक्ष ये अलिंद कहलाता है, और ये निलय कहलाता है, जैसे ये बोला गया। आइए आगे बात करते हैं कि इसमें क्या बोला गया है, कि कक्षा के बीच विभाजन दीवार ऑक्सीजन समृद्ध रक्त और कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध रक्त को परस्पर मिलने नहीं देते हैं। ये दोस्तों ये दीवार है ना दोस्तों, कक्षा के बीच ये दीवार दोस्तों ने, ये बोला गया कक्षा के बीच विभाजन दीवार। यही दीवार ये क्या करते हैं दोस्तों,
कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त और ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को मिलने नहीं देते दोस्तों। ये दीवार कितनी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यदि ये दीवार नहीं रहे तो आदमी ये दोनों रक्त मिल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड रक्त और ऑक्सीजन रक्त, आदमी की जान जा सकती, जान चली जाएगी दोस्तों। यही दीवार के कारण होता है कि दोस्तों ये मिलने नहीं देते, ये दीवार बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बोला गया बीचों बीच विभाजन ऑक्सीजन समृद्ध और कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त परस्पर मिलने नहीं देते हैं, तो उनके बीच विभाजन दीवार ऑक्सीजन समृद्ध होते हैं जिस कारण वो मिलने देते हैं। पहले क्या कहते हैं इसकी, आइए जानते हैं इसके बारे में कि पहले ये क्या करें कि पहले सोच रही हैं कि हृदय के किस भाग में ऑक्सीजन समृद्ध रक्त होगा और किस भाग में कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त होगा, ये पहले जानना चाहते हैं कि दोस्तों। तो इसमें दोस्तों ऑक्सीजन समृद्ध रक्त दोस्तों आपने पढ़ाया होगा, ऑक्सीजन समृद्ध रक्त ये लाल रक्त हो गया, ये कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को दर्शाएगा कि तो इसमें आई पढ़ते हैं कि क्या बोला गया कि ये बोला गया कि परिसंचरण तंत्र में कार्य समझने के लिए चित्र 11.3 में हृदय के दाईं ओर आरंभ करते हुए द्वारा इंगित दिशा में अनुसरण कीजिए कि इसी चित्र में इसमें बोला गया कि दोस्तों कि 11.3 में दोस्तों कि 11.3 में कि इसमें क्या बोला गया है कि परिसंचरण तंत्र की क्रिया कार्य विधि को समझने के लिए जैसे चित्र 11.3 में दाईं ओर से आरंभ करते हुए कि इसमें बोला गया कि दोस्तों ये दाईं ओर से आरंभ करते हुए दाईं ओर से आरंभ करते हुए और तीनों द्वारा इंगित दिशा में अनुसरण कीजिए कि क्या बोला गया है कि दोस्तों हृदय के दाईं ओर से आरंभ करते हुए ये तीनों अंगित दिशा में अनुसरण कीजिए। इस चित्र में तीरों द्वारा हृदय से फेफड़ों में और वापस फिर हृदय में रक्त प्रवाह के दिशा दिखाई गई है कि दोस्तों इसमें क्या बोला गया है कि दोस्तों कि चित्र कि तीरों द्वारा यहाँ दिखाई गए हैं कि दोस्तों यहाँ तीरों द्वारा यहाँ दिखाया गया है कि किस तरह ये क्या होता है कि दोस्तों कि सबसे पहले क्या होता है कि रक्त को पहले फेफड़ों में पहुँचाया जाता है, तो फिर क्या कहते हैं कि रक्त को फिर फेफड़ों में पहुँचाया, ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को फुफ्फुस धमनी द्वारा फेफड़ों में पहुँचाता है, फिर फेफड़ों क्या करते हैं ये कि ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को क्या करते हैं कि ये हृदय में ले जाते हैं, फिर हृदय से ये फिर हृदय से ऑक्सीजन समृद्ध फिर हृदय से ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को क्या करते हैं विभिन्न शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाया जाता है। इसमें यही बोला गया है कि दोस्तों कि धमनियाँ क्या करते हैं कि फुफ्फुस धमनियाँ क्या करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध फेफड़ों में पहुंचाता है, फिर फेफड़ों से फुफ्फुस शिराएं क्या करते हैं शुद्ध ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को फिर हृदय में ले आते हैं दोस्तों कि फुफ्फुस शिराएं हृदय में ले आते हैं। कि आइए आगे बात पढ़ते हैं कि हृदय में दाईं ओर से आरंभ करते हुए तीरों द्वारा इंगित दिशा में अनुसरण कीजिए और इस चित्र को मैं तीरों द्वारा हृदय से फेफड़ों में वापस हृदय में फिर रक्त प्रवाह को दिखाई गई है जहाँ से वह शरीर में पंप होता है कि